नहीं देखिए साहब, कैसा है, आंकड़ा 32,000 करोड़ रुपए का है। तो आंकड़ा तो बहुत बड़ा दिखता है, जी। पर इसमें से किसान के पास में कितना जाने वाला है और किसान का कुल नुकसान नुकसान कितना हुआ है, इसको भी तो देखना होगा ना। तो करीब करीब 1.5 करोड़ एकड़ में नुकसान हुआ है। अब ये 31,000 करोड़ की मदद दे रहे हैं, तो क्या ये पूरी मदद दे रहे हैं? कि तो खुद ही कहते हैं कि हम पूरी तो मदद दे नहीं सकते हैं। तो फिर ये 31,000 करोड़ में का छलवा क्या है, ये भी समझना हो। उन्होंने खुद ने कह दिया कि इसमें के 10,000 करोड़ रुपए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो अब वो 31,000 करोड़ को 10,000 करोड़ रुपए निकाल दो। क्या मुख्यमंत्री की तनख्वाह कम हुई या कलेक्टर की तनख्वाह कम हुई, किसी का महंगाई भत्ता कम हुआ? सब तो खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई उसमें लैक्यूनास है कि आखिर में ये इम्प्लीमेंट कैसा होने वाला है। अरे जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, जिस तरह के देश में पैसा बढ़ रहा है, उसके तुलना में किसानों को मदद करने की जरूरत है। और मैं फिर एक बात यहाँ कह देता हूँ अभी, जी। कि हर साल अब क्लाइमेट चेंज से इस तरह के संकट सामने आने वाले हैं। कि मेरी ये बात अगर आपको जचती है, तो आप हम्म। सब मोदी जी को चिट्ठी लिखकर ये सवाल पूछिए कि जरा इसका जवाब तो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ में आप लोग पहचान ही गए होंगे, जानी मानी हस्ती हैं, किसान नेता हैं, विजय जावंदिया जी। आज हम उनसे जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये खबरें मेन स्ट्रीम तक पहुंच नहीं पाती, आम आदमी इसको जान नहीं पाता और उसे लगता है कि सब कुछ बढ़िया है। जी हाँ, सब कुछ बढ़िया में मतलब है कि किसानों की हालत पे आज हम लोग बात करेंगे। किसानों की हालत कैसी है, क्योंकि अभी हाल ही में हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ के कारण उन किसानों के लिए 32,000 का पैकेज दिया है। तो ये पैकेज की असलियत क्या है, इससे कितना फायदा है, इसको हम आज सर से समझेंगे। सर, अब तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, पैकेज भी मिल गया, राहत पैकेज भी हो गया, तो किसान तो खुश होंगे। नहीं देखिए साहब, कैसा है, आंकड़ा 32,000 करोड़ रुपए का है। तो आंकड़ा तो बहुत बड़ा दिखता है, जी। पर इसमें से किसान के पास में कितना जाने वाला है और किसान का कुल नुकसान नुकसान कितना हुआ है, इसको भी तो देखना होगा ना। जी। तो खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि करीब करीब 70 लाख हेक्टर में नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल। 70 लाख हेक्टर यानी 1 हेक्टर यानी 2.5 एकड़। तो करीब करीब 1.5 करोड़ एकड़ में नुकसान हुआ है। जी। अब कम से कम 20,000 रुपए एकड़ का ही कैश इनपुट का खर्चा पकड़ लो, कि जो पूरा पानी पानी हो गया है, फसल बर्बाद हो गई है। उसमें तो उसका परिवार भी जीने वाला था, तो उससे ज्यादा ही उसको मिलने वाला था। पर ये जी। जो उसने खर्चा किया है कहीं से लाकर, हम्म। तो वो भी 30,000 करोड़ रुपए का होता है। अब ये 31,000 करोड़ की मदद दे रहे हैं, तो क्या ये पूरी मदद दे रहे हैं? कि तो खुद ही कहते हैं कि हम पूरी तो मदद दे नहीं सकते हैं। तो फिर ये 31,000 करोड़ में का छलवा क्या है, ये भी समझना होगा। तो जी। उन्होंने खुद ने कह दिया कि इसमें के 10,000 करोड़ रुपए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो अब वो 31,000 करोड़ को 10,000 करोड़ रुपए निकाल दो, तो वो 21,000 पे आ गए। इक्कीस फिर हजार वो कहते कि 5 से 7 हजार करोड़ रुपए तो इंश्योरेंस वालों से आने वाले हैं। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को देना कंपलसरी है। उसमें सरकार की तिजोरी से कहाँ आने वाला है? तो वो निकाल दो, तो वो 14,000 करोड़ पे आ जाते हैं। और फिर बाकी का कुछ खर्चा आप उधर देखिए, कितनी बड़ी एक ये की है कि उन्होंने कहा कि जिनकी जमीन पूरी तरह से मट्टी बह गई है, हम्म। उन किसानों के लिए एनडीआरएफ के हिसाब से तो हम वो 46,000 रुपए प्रति हेक्टर देने वाले हैं। पर हम हम्म। 3 लाख रुपए प्रति हेक्टर और मदद करने वाले। आंकड़ा कैसा दिखता है, 3 लाख रुपए प्रति हेक्टर। तो क्या वो किसान के हाथ में देने वाले हैं क्या? तो वो क्या कह रहे हैं कि हम इसको मनरेगा में से उसके खेत के काम को करने के लिए मदद करेंगे। अब मनरेगा तो अलग से बजट है। अच्छा, दूसरा, वो किसान को खेत में दूसरी जगह से मट्टी जो लानी पड़ेगी, वो तो ट्रैक्टर से लानी पड़ेगी। अब बिल्कुल। मनरेगा का जो बजट है, वो बजट तो सिर्फ मजदूरी देने के लिए है। तो पहले आप
जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बात भी आप लोग सुन लीजिए, तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, अभी जो महाराष्ट्र में बाढ़ आई है, उस बाढ़ में करीब 65 से 68 लाख हेक्टेयर जमीन पर जो किसानों की फसल थी वो फसल बर्बाद हुई है। कई अलग अलग प्रकार से किसानों का नुकसान हुआ है। कहीं मवेशी बहकर गए हैं, कहीं पर घरों का नुकसान हुआ है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, अलग अलग प्रकार से जमीन उनकी बह गई है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से किसानों का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने ये निर्णय किया है कि हम लोग किसानों को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस दृष्टि से करीब करीब राज्य सरकार की ओर से 31,628 करोड़ रुपए का एक पैकेज हमने घोषित किया है। इस पैकेज में जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मदद है, जख्मी है उनको मदद है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है उनको मदद है, एक इमीडिएट मदद के रूप में 10,000 रुपया लोगों को है, जो दुकान वाले हैं उनको 50,000 रुपए तक की मदद है। इसमें जो घर गिर गए उनको नए सिरे से घर बनाने के लिए मदद करेंगे। उसके साथ साथ जिनका घर का थोड़ा नुकसान हुआ है, पूरे गिरे नहीं है, उनको भी हम लोग कंपेंसेशन दे रहे हैं। जो मवेशियों को रखने के लिए शेड होता है उसके लिए भी हम लोग मदद करने वाले हैं। मवेशियों को एनडीआरएफ में अगर वो दूध देने वाला जानवर हो तो उसके लिए 3 जानवरों तक ही कंपेंसेशन दिया जाता है। हमने तय किया कि हम पूरा कंपेंसेशन देंगे, जितने मवेशी उनके एक प्रकार से मरे हैं उतना पूरा उनको हम कंपेंसेशन देंगे। वो जो मनरेगा का बजट है वो सिर्फ मजदूर की मजदूरी देने के लिए होता है। हाँ जी। उसमें मशीन का जो यूज है वो नहीं हो सकता अगर उसमें वैसी व्यवस्था नहीं की हो तो फिर इनको वो करनी पड़ेगी। तो इस तरह के कई लैक्यूनास उसके अंदर है। एक और उन्होंने क्या किया है कि एनडीआरएफ से तो 8,500 रुपए जो है वही कायम रखे जी। फसल के जो नुकसान हुए हैं उसमें सिर्फ उन्होंने एक किया है कि 2 हेक्टेयर का जो किया था उसको उन्होंने दुरुस्त किया, वो 3 हेक्टेयर किया है। क्योंकि मैंने शुरू में ही ये मांग की थी जब उन्होंने 2,200 करोड़ का पैकेज घोषित किया था तब, कि पिछले बार तो हमको 2023 में 3 हेक्टेयर के दिए थे, तो अब 2 हेक्टेयर करने की तर्क संगति क्या है। दूसरा, 2023 में हमको 13,600 रुपए दिए थे, तो अभी उसको 8,500 रुपए क्यों कर दिए। क्या मुख्यमंत्री की तनख्वाह कम हुई या कलेक्टर की तनख्वाह कम हुई, किसी का महंगाई भत्ता कम हुआ, सब तो खर्चे बढ़ रहे हैं, फिर किसान के खर्चे नहीं बढ़ रहे क्या। तो फिर 13,600 के 8,500 कैसे किए, इसकी तर्क संगति क्या, ये मैं पूछ रहा था। और फिर सब पूछने लग गए वो। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम 2 हेक्टेयर का 3 हेक्टेयर कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम 18,000 दे रहे हैं, 10,000 ज्यादा के दे रहे हैं, वो रबी के लिए दे रहे हैं। अब रबी के लिए आप 10,000 रुपए दे रहे हो तो हर किसान तो रबी नहीं बोता है, तो फिर क्या आप ये सब किसानों को 10,000 देने वाले हो क्या, कि जो रबी बोएगा पटवारी और आरआई सर्टिफाई करेगा कि ये रबी बो रहा है उसी को देंगे, तो फिर ये तो सबके लिए नहीं है ये। तो ऐसे कई उसमें लैक्यूनास है कि आखिर में ये इम्प्लीमेंट कैसा होने वाला है। अगर ये सही में 18,500 रुपए प्रति हेक्टर 3 हेक्टर वालों को भी देते होंगे तो मैं कहूंगा कि पिछले इससे ये ठीक है। दूसरा, विक्रमी ये कहते हैं, मुझे उसमें जरा असंतोष मेरे मन में होता है। फिर तो देवेंद्र फडणवीस को, अजित पवार को, एकनाथ शिंदे जी को तो विक्रमी पगार लेने वाले मंत्री कहना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी पगार उठा रहे हैं इतना पगार तो इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने मंत्री ने नहीं उठाया था। तो ये मानेंगे क्या कि हम विक्रमी पगार लेने वाले मंत्री है करके। तो ये विक्रमी क्या चीज होती है। अरे जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, जिस तरह के देश में पैसा बढ़ रहा है, उसके तुलना में किसानों को मदद करने की जरूरत है। और आप उसको विक्रमी कह के ये जो मायाजाल फैला रहे हो, ये बहुत गलत है मेरे ख्याल से। और इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं हर समय कहता हूं कि भागते भूत की लंगोटी सही, सरकार खुद कह रही कि हम पूरी तो मदद नहीं दे सकते। अब इसमें एक और चीज है जिसका बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। ये कह रहे हैं कि
गीला अकाल नाम की कोई चीज घोषित नहीं हो सकती, और हमने अकाल जैसी स्थिति है ये मान लिया है। और अकाल घोषित होने के बाद में जो बेनिफिट्स, जो फायदे किसानों को दिए जा सकते हैं, वो सब हम देने वाले हैं। तो उसमें उन्होंने गिना दिया है कि हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, हम बच्चों की फीस की, एग्जाम फीस की वगैरह व्यवस्था करेंगे, हम अनाज और मदद, बाकी की मदद करेंगे सबको। ये सब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम कर्जा वसूल नहीं करेंगे। कल उन्होंने ये भी कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम कर्जे का पुनर्वसन करेंगे, पर ये नहीं कहा है कि हम बैंकों को कर्जा फिर से तुरंत देने के लिए कहेंगे। अकाल जब घोषित होता है तो कर्जे का पुनर्वसन होता है और नया कर्जा दिया जाता है, और दूसरे साल के फसल में चले, अभी आज इन्होंने अगर फिर से कर्जा दे दिया तो अगले खरीफ के फसल में से जूने कर्जे का 1 हफ्ता, 3 हफ्ते गिरेंगे तो 1 हफ्ता वसूल होगा, और ये जो नया कर्जा दिया जाएगा ये कर्जा वसूल होगा। तब तक के उसको एक राहत मिल जाती है, उसको एक ऑक्सीजन मिल जाता है। तो मैं ये मांग कर रहा हूं कि भैया साफ रूप से कहो ना कि हम केंद्र सरकार को कह के रिजर्व बैंक के, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो रिजर्व बैंक के ऑर्डर के बगैर नहीं सुनेगी, तो रिजर्व बैंक के थ्रू आप उनको ऑर्डर दो कि भैया हमने अकाल घोषित कर दिया है, पुराने कर्जे के आप 3 हफ्ते गिराओ और नया कर्जा उनको तुरंत दे दो। इसलिए मैंने मेरे एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से खुली चर्चा करने को तैयार हूं। मनमोहन सिंह जी ने जब 70,000 करोड़ की देश की कर्ज माफी की थी, उस समय हम पे, विदर्भ पे और मराठवाड़ा के असिंचित किसानों पे अन्याय हुआ था, पर हमारे प्रयास से 20,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ था। तो जब 20,000 का कर्जा माफ हो गया तो उन किसानों को फिर से कर्जा मिला नए स्केल के हिसाब से, और वो साल अकाल घोषित हुआ तो तुरंत उनको फिर से नया कर्जा मिला। तो कर्ज माफी के बाद में उनको 2 बार कर्जे मिले हैं बैंकों से। अगर मैं ये कह रहा हूं गलत है तो मैं इनके सामने सरेंडर हो जाऊंगा, और मेरा कहना सही है तो इन्होंने भी वो दिलदारी पड़ा दिखाने को ना। हम कोई भीख नहीं मांग रहे आपसे, हम हक मांग रहे। और तीसरी बात इसमें की महत्व की यह है कि ये बार बार कह रहे हैं कि हम कर्जा माफ करने का जो वचन हमने दिया था विधानसभा के चुनाव के समय कि 7/12 कोरा 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 करेंगे, देवेंद्र फडणवीस हर मीटिंग में कहते थे, तो आपको समय भी मिल जाएगा अगले साल के खरीफ फसल तक के, आप कर्जा माफ करने के लिए आपको समय मिल जाएगा। तब तक क्या आप विश्वास दिलाइए किसानों को कि हम आपका पुराना कर्जा माफ कर देंगे, तो उनको वो भरना नहीं पड़ेगा, और अभी जो दिया कर्जा वो एक ही कर्जा उनके आंख पे बोझ रहेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए महत्व का है कि इस साल किसानों ने जो फसल खड़ी की थी खरीफ की, उन्होंने इनके कर्ज माफी की आशा के कारण बैंक में कर्जा वापस लौटाया नहीं था, तो बैंकों ने उनको कर्जा नहीं दिया था। किसानों ने कृषि सेवा केंद्र और प्राइवेट साहूकारों से पैसा लेकर फसल खड़ी की, फसल पूरी खड़ी हो गई और पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब वो साहूकार के पास में या कृषि सेवा केंद्र के पास में किस मुंह से जाएंगे फिर से रबी के लिए मांगने के लिए या खरीफ के लिए मांगने के लिए? तो ये अगर इस तरह से कुछ व्यवस्था करते हैं तो वो जो कह रहे हैं कि हमको किसानों को खड़ा करना है, तो उस खड़ा करने के दिशा में बहुत अच्छे कदम सरकार ने लिए, ऐसा कहना होगा। और मैं फिर एक बात यहाँ कह देता हूं अभी कि हर साल अब क्लाइमेट चेंज से इस तरह के प्रश्न सामने आने वाले हैं, इस तरह के संकट सामने आने वाले हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि 40 लाख किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ लिया है, हम उनको देने वाले हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मेरी जानकारी ये है कि इन्होंने जब 1 रुपए का फसल बीमा रद्द किया तो 25% ही किसानों ने बीमा निकाला है, बाकी के किसानों ने बीमा नहीं निकाला है। अब इनके गलती के कारण, इनके गलत नीतियों के कारण, क्योंकि इन्होंने ट्रिगर भी बदल दिए, किसान बीमा निकालने के लिए नहीं गए, तो आज नुकसान किसका हुआ? किसानों का ही हुआ ना। तो इन्होंने अपनी गलती मानकर उन सब किसानों को भी वो उतने पैसे देने चाहिए जितना जिन्होंने बीमा निकाला उनको मिल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, हर समय के लिए एक अच्छी फसल बीमा योजना ये क्यों नहीं तैयार करते हैं कि जिसमें किसानों का विश्वास हो। इनके ही कई राज्य नमो
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये आपने सब तरफ सुना होगा आपने ये। तो मेरा ये मानना है कि अभी एक अच्छी फसल बीमा योजना की जरूरत है, क्योंकि निसर्ग हमारे हाथ में नहीं है, क्लाइमेट हमारे हाथ में नहीं है और बाजार भी हमारे हाथ में नहीं है। मेरी जानकारी ऐसी है कि अमेरिका में इनकम सपोर्ट का भी व्यवस्था फसल बीमा योजना में होती है। अगर बाजार में दाम कम मिले तो वो इनकम सपोर्ट देने के लिए उसकी व्यवस्था की जाती है फसल बीमा योजना में। यहाँ पे भी किया जा सकता है कि एमएसपी अगर मार्केट में नहीं मिलती, जैसा इस साल नहीं मिलने वाली है, कपास को नहीं मिलने वाली है, सोयाबीन को नहीं मिलने वाली है, गुजरात में तो मूंगफली को भी नहीं मिल रही और कपास को भी नहीं मिल रही है। आप रोज देखिए यूट्यूब पे गुजरात में आंदोलन हो रहे। आज एक नेता को पकड़ लिया रात को 3 बजे, उसको 3000 किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो एमएसपी नहीं मिलने वाली है। एक अच्छी फसल बीमा योजना बनाए, देवेंद्र फडणवीस इसमें पुढाकार ले, मोदी जी के पास जाए, शाह के पास में जाए और एक अच्छी फसल बीमा योजना वो यूनिवर्सल करे और उसका पूरा प्रीमियम सरकारें दे, केंद्र सरकार दे और राज्य सरकार दे। और ये जो सब्सिडी है ये WTO में ग्रीन बॉक्स में आती है, जिसपे कोई भी देश उंगली नहीं उठा सकता है। अमेरिका भी ये कर रहा है, यूरोप भी ये कर रहा है, तो हमें ये करने में क्या हरकत है। मुझे ऐसा लगता है फिर किसानों को हर साल सरकार के पास में जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज महाराष्ट्र में तो भी 10-12 गांवों का एक यूनिट माना जाता है, जिसको मंडल बोलते हैं। ये यूनिट छोटा होना चाहिए ताकि उन किसानों को उसमें ज्यादा विश्वास आए। हमारे देश में अमेरिका जैसा हर खेत का इंश्योरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि खेत छोटे छोटे हैं। पर गांव या ग्राम पंचायत स्तर पे कम से कम ये यूनिट लाया जा सकता है। तो जो भी क्रॉप कटिंग करना है, जो भी सर्वे करना है ड्रोन से, वो उतने ही छोटे क्षेत्र का करेंगे तो किसानों को न्याय जल्दी मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें करेंगे ना, तो हर साल के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था हो सकेगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो यही होगा, पार्टी किसी की भी आए वो यही ऐसी घोषणा करेंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे, पर किसान के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो सर ये समझा जाए जो ये 32,000 करोड़ रुपए दिए गए, ये सिर्फ महज आंकड़ा है, जमीन पे आते आते इसका किसको लाभ मिलेगा, कहां तक पहुंचेगा, इस पे कुछ भी क्लियर नहीं है। नहीं, मैंने आपको बताया कि इसमें देखिए, अगर ये 18,000 रुपए, 18,500 रुपए प्रति हेक्टर अगर ये ईमानदारी से देते हैं, क्योंकि असिंचित खेती वाले ज्यादा है, फिर वो सेमी इरिगेटेड वाले या फल वाले बहुत कम है, 2-2, 5-5%, 10%, 5% ये लोग है वो। पर हम ये 18,000 रुपए प्रति हेक्टर, यानी ऐसा समझो कि 7,000 रुपए प्रति एकड़ और 1.5 करोड़ एकड़ के जो ये बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ एकड़ में का फसल बर्बाद हो गई है, ये पूरे 1.5 करोड़ लोगों को ईमानदारी से देंगे क्या, मुझे शंका है। क्योंकि जब 3 हेक्टर की मर्यादा लगाई है, तो मेरे जैसे किसान जिनके पास में 4 या 5 हेक्टर है, तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे को कितने हेक्टर का मिलने वाला है ना। तो अगर हमने पूरा भी पकड़ लिया 1.5 करोड़, तो 7,000 रुपए प्रति हेक्टर, तो 7,000 करोड़ और 50 लाख के 3.5, तो 10-10.5 हजार करोड़ रुपए ही जा सकते हैं 31,000 में से किसानों के पास में फसल के नुकसान के। फिर गाय वालों को है, बकरी वालों को है, मुर्गी वालों को है, तो ये कुछ होंगे 2-3-4 हजार करोड़ रुपए, घर वालों को है। तो ये मुझे नहीं लगता कि 31,000 में से 14-15 हजार करोड़ रुपए ईमानदारी से चले गए तो बहुत माना जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। सर आप बराबर जमीन पर रहते हैं, किसानों से मिलते हैं, अभी हमने जब आपसे बात की थी तब भी आप किसी कार्यक्रम में था। असली जमीन पर क्या किसानों की क्या स्थिति है इस वक्त, आप बता पाएंगे सर? सर इस समय तो कैसा है, इस समय फसल तो है ही नहीं। अब इसमें एक और बात मैं जो कहता हूं कि मजदूर भी मर रहा है, उसकी भी चर्चा कहीं नहीं होती है जी। जब हम ये मानते हैं कि फसल पूरी बर्बाद हो गई, तो अब सोयाबीन काटने की जो मजदूरी मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी मजदूरों को। वो 4,000 रुपए एकड़ कम से कम मिलते थे मजदूरों को, वो गए उनके। मजदूरों को कपास चुनने की मजदूरी मिलती है, तो 1 क्विंटल कपास चुनने को कम से कम 1200 से 1,500 रुपए मिलते हैं उनको। अब कपास ही नहीं तो वो भी मजदूरी चली गई, उनका कौन विचार कर रहा है। और दूसरा, एमएसपी एक भी फसल को नहीं है। आप देखिए, मैं गुजरात में तो अभी कपास निकल गया, मैं परसों गुजरात से आया, गुजरात में कपास निकल गया, मूंगफली की फसल तो इस साल बहुत अच्छी है।
7,200 रुपए मूंगफली की एमएसपी है, किसान 4,500 5,000 रुपए में बेच रहा है। 8,100 रुपए कपास की एमएसपी है, किसान 5,500 6,000 रुपए में बेच रहा है। वहां कल आप वालों ने आंदोलन किया, राजकोट के खाटोड़ या ऐसा कुछ भी गांव है, वहां पर बड़ी कृषि मंडी है, वहां व्यापारी ऐसा कर रहे हैं कि बाजार में कपास आया, वो ट्रॉली में से सैंपल लेके कहते कि तेरा कपास हमने 1,300 रुपए में खरीद लिया। अब कपास हमारे जीन पर पहुंचा दे, वो 20 किलोमीटर होती है, 15 किलोमीटर होती है, वो खर्चा उसी को करना पड़ता है किसान को। और वहां जाके बोलते कि तेरा कपास उस क्वालिटी का नहीं जो वहां पर हमने देखा था, तो 200 रुपए कम कर दे। तो उसके लिए वहां पे आंदोलन हो, ये वो स्थिति यहाँ पे भी होने वाली है। मोदी जी ने सीसीआई की खरीदी कपास की क्यों नहीं शुरू करवाई सब तरफ? यहाँ पे सोयाबीन, मध्य प्रदेश में सोयाबीन 5,300 रुपए एमएसपी और कहीं खरीदी नहीं है अभी तक के। वही स्थिति कपास की है और वही स्थिति तुअर के होने वाली है। तुअर की एमएसपी 8,000 रुपए है। मैंने पिछले साल मेरी खुद की तुअर 5,000 और 6,000 रुपए में बेची। मैंने ये नीति आयोग के रमेश चंद जी को दिल्ली में अभी बोल के आया, जब स्वामीनाथन जी के सेंटेनरी का कार्यक्रम था उसमें मैं था, तब उनसे मैं बात करके आया। रमेश चंद जी को मैंने कहा, साहब आपने तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया और उनके हिसाब से C2 प्लस 50% एमएसपी नहीं डिक्लेयर की, और जो एमएसपी आपने डिक्लेयर की A2FL पर 50%, वो भी बाजार में नहीं मिल रही है, तो हमारी आमदनी दुगनी कैसी होगी और सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? उन्होंने मेरे को क्या कहा, उन्होंने कहा कि जावंदिया जी सेंटर को दोष मत दो, आप आपके मुख्यमंत्री को दोष दो और उनको जाके कहो कि वो एमएसपी की खरीदी की व्यवस्था करे, हम दिल्ली से उनको पैसे भेजते हैं। तो मैंने उनको कहा ऐसा है, ऐसा करो साहब, मैं आपको चिट्ठी लिखता हूं और आप मुझे जवाब में ये लिखकर भेज दो, मैं आपकी चिट्ठी लेके मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने जाके बैठता हूँ। नहीं, वो ऐसी चिट्ठी नहीं दूंगा। अब मुझे बताइए साहब कि सामान्य किसान कहाँ जाके किस किस चीज के लिए आंदोलन करेगा? इतना बुरा लगता है इस देश में कि वो किसान बेचारा सब तरफ से परेशान है। खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का खर्चा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसका खर्चा बढ़ रहा है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, गांव में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आपके माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि मैं सटाना गया था 2 साल पहले, जब प्याज के दाम ऐसे ही गिर गए थे तब। तो मेरा भाषण सुनने के बाद में सटाना में अनार के और अंगूर के बगीचे हैं। एक किसान मेरे पास में बोलते, जावंदिया जी आपका एग्रो वन में और इधर उधर हम पढ़ते तो बड़ा अच्छा लगता, आज आपका भाषण सुनने के बाद भी अच्छा लगा और आपसे स्पष्ट बोलने में शर्म नहीं आती। बोले मेरे घर में 15 एकड़ का अनार का बगीचा है, बोले मेरे को अकेला लड़का है, ग्रेजुएट है, पर वो खेती पर है, इसलिए उसको समाज में से कोई लड़की नहीं देता। अब जरा सोचिए कि 15 एकड़ के अनार के बगीचे वाले को अगर लड़की नहीं मिलती है, तो हमारे विदर्भ मराठवाड़ा में 20-25 एकड़ की सूखी खेती, रेनफेड एग्रीकल्चर करने वाले की क्या हाल होंगे हो। अभी क्या मोदी जी को मालूम नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताता हूं कि मोदी जी ने खुद ने भाजपा के बेंगलोर के कार्यकारिणी में ये भाषण किया था कि किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को चपरासी बनाना चाहता है। मैं इतना खुश हुआ था साहब, नकवी साहब, मैंने बोला वाह, क्या प्रधानमंत्री हमको मिला है कि जिसको नीचे की सब स्थिति मालूम है। अब निश्चित किसानों के दिन बदलेंगे। क्या हुआ, उन्होंने 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया, जिसका वो 6वें का विरोध करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री करके। हमारा उसके लिए विरोध नहीं है वो, ये मैंने मनमोहन सिंह जी के सामने कहा था 2006 में, जब मेरे गांव में आए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। मैंने कहा जब कभी भी आप 6वां वेतन आयोग लगाओगे तो 6वें वेतन आयोग जितना वेतन हमको मत दो गांव वालों को, और उस तुलना में तो हमारी मजदूरी बढ़ाओगे ना। और वो बढ़ी हुई मजदूरी को हिसाब में लेके कृषि मूल्य आयोग को कहो कि फसलों के दाम तय करे, वो बाजार में नहीं मिलेंगे तो सरकार इंटरवेंशन करे। आज भी मैं मोदी जी को कहता हूं, ये इसलिए कहता हूं कि अभी 8वें वेतन आयोग की चर्चा आपको मालूम होगा, 2026 में 8वां वेतन आयोग आने वाला है। और मेरा जो अध्ययन है या जो यूट्यूब पे मैं सुनता हूं, ऐसा कहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में चतुर्थ श्रेणी के कामगार की कम से कम तनख्वाह 45,000 रुपए महीना होगी साहब, यानी 1,500 रुपए रोज।
मैंने मोदी जी को चिट्ठी डाला हूं कि हमको 1500 मत दो, पर उधर जब 1500 हो गए तो गांव में हमको 800,000 तो मिलना चाहिए ना, तभी सबका साथ सबका विकास होगा ना। मनरेगा में 800,000 मिलने चाहिए ना। तो फिर 800,000 रुपए देने की ताकत गांव वालों की आए तो कृषि मूल्य आयोग को कहो कि 800,000 रुपए के हिसाब से फसलों के दाम तय करे और A2FL पे 50% जोड़कर हमको दे देवे, और वो नहीं मिलते बाजार में तो आप इंटरवीन करें। मुझे क्या लगता है, किसान का बेटा जो खेती नहीं कर रहा है वो इसीलिए नहीं कर रहा है कि वो समझ रहा है कि यहाँ रहना ने जिंदगी बर्बाद करना है, और उसका बाप भी उसको वहां रखने को तैयार नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं ना, मुझे लगता है कि ये सबको सब मालूम है, और वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है साहब। सर, पर आप ये बातें कह रहे हैं, अभी जब अमेरिका का टैरिफ का हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली स्पीच में कहा था कि वो अपने किसानों का कभी नुकसान नहीं होने देंगे, सबसे बड़ा हित किसानों का लेके चलेंगे। पर हकीकत आप कुछ और बता रहे हैं। और मोदी जी ने तो कहा था कि किसानों के हित के लिए वो खड़े हैं हमेशा। मैंने खुद ये भाषण सुना हूं, स्वामीनाथन जी के 100वें साल के कार्यक्रम में मोदी जी ने वही ये कहा था कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए फिर भी मैं किसी से नहीं दबूंगा, ये वाक्य था उनका। और ये वाक्य उन्होंने लाल किले से रिपीट किया था, है ना। और उसके 4 दिन बाद ही उन्होंने कपास पर जो 10-11% इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको हटा दी थी। अब देखिए, इसमें भी ये समझने की जरूरत है हमारे बुद्धिजीवी लोगों के, शहर के लोगों की, क्या 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से जिस पार्श्वभूमि पे वो ड्यूटी हटाई है, वो क्या पार्श्वभूमि है कि अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगाया, इसलिए हमारा कपड़ा निर्यात जो अमेरिका को होता था वो संकट में आ गया। हमारा कपड़ा निर्यात संकट में आ गया तो यहाँ कपड़े की मिलें बंद पड़ेगी, यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, यही तर्क दिया गया ना। तो मेरा सवाल ये है कि क्या 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से हमारा एक्सपोर्ट पहले जैसा होने लग जाएगा क्या? तो इसका जवाब क्या है? और दूसरा, 11% इंपोर्ट ड्यूटी थी तब भी देश में पिछले साल से ज्यादा कपास इंपोर्ट हुआ है। कितने लोगों को ये मालूम है? पिछले साल 15 लाख गांठ कपास आया था, इस साल अभी तक के 39 लाख गांठे कपास आ चुका है इंपोर्ट ड्यूटी रहते हुए। अब तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी तो अब तो और भी खुला हो गया। अब क्या होगा? इससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, ये मुझे अंडरलाइन करना है। उसका सादा हिसाब बताता हूं, इसमें कोई इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, 50,000 रुपए खंडी रुई अमेरिका से आती थी, अब 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी आपने, तो वो 50,000 रुपए की खंडी रुई अब 45,000 रुपए में आएगी, 5,000 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई। अब वो एक खंडी रुई में 356 किलो रुई होती है, अब 5,000 रुपए सस्ते हो गए 356 किलो रुई के, तो 1 किलो रुई का दाम कम हुआ कितना? 16-17 रुपए। 1 किलो रुई में 7-8 मीटर कपड़ा बनता है, तो 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी कम हुई? 2 रुपए। अब 2 रुपए मीटर आप मिल मालिकों की कपड़े की कॉस्ट कम होने से क्या उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा क्या? कुछ नहीं है ये। पर होगा क्या इससे? इससे होगा ये कि जो 3 करोड़ गांठे देश में पैदा होती है, ये 3 करोड़ गांठे मिल मालिकों को अगर 5,000 रुपए खंडी एमएसपी से कम दाम पे अगर मिल गई, इन्होंने एमएसपी की खरीदी नहीं की तो मिल मालिकों को 15,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और ये 15,000 करोड़ रुपए में से शाह और मोदी जी भाजपा के चुनाव के लिए फंड ले लेंगे। मरेगा कौन? देश का किसान। तो ये जो है ना, मोदी जी बहुत चालाकी से सब ये काम कर रहे हैं, और ये समझना जरूरी है, ये समझाना जरूरी है। अब देखिए ना, जीएसटी का इतने ढोल पिट रहे, इतने ढोल पिट रहे हैं, जीएसटी जीएसटी। और भैया, किसान को क्या किया आपने? बायो पेस्टिसाइड का जीएसटी कम किया, और जो किसान पेस्टिसाइड और वीडिसाइड यूज करता है उसका जीएसटी नहीं कम किया, उस पर अभी भी 18% जीएसटी है। तो कितना छलवा कर रहे हैं ये, वो कम करना था ना आपने। और पेट्रोल डीजल पे कितना टैक्स ले रहे हो आप साहब, वो तो बता ही नहीं रहे आप। मैं हर समय एक हिसाब बताता हूँ, नकवी जी आप परमिट करें तो मैं बताता हूँ आपको हिसाब। जी, प्लीज प्लीज प्लीज।
एक मजदूर लीजिए आप, आजकल हर मजदूर मोटरसाइकिल से काम पे जाता है, हाँ। रास्ते के काम पे हो, बिल्डिंग के काम पे हो, और कहीं जाना हो तो वो कम से कम 1 लीटर पेट्रोल तो यूज करता है दिन भर में। वो 1 लीटर पेट्रोल 110 में 105 में लेता है, तो उसमें 50 रुपए तो टैक्स ही है कम से कम। तो वो रोज का 50 रुपए मोदी जी के तिजोरी में दे रहा है, महीने के 1500 रुपए दे रहा है, साल के 18,000 रुपए दे रहा है। और 12 लाख रुपए वाले जो है उनका इनकम टैक्स शुरू कर दिया मोदी ने। अब ये 18,000 रुपए हर साल के दे रहा है सिर्फ पेट्रोल में से, जीएसटी के तो अलग है। और उसको दे क्या रहे हैं, 5 किलो मुफ्त अनाज, 1500 रुपए लाडली बहना, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त। अरे मोदी जी एक खिसे में से पैसा निकाल रहे हैं, दूसरे खिसे में डाल रहे हैं। तो ये किस तरह से ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, कुछ समझ में नहीं आता। और मैं तो अभी गुजरात गया था, नकवी जी वहां में पब्लिकली बोल के आया मेरे भाषण में, और वहां के कुछ अखबारों ने छापा भी। मैंने कहा इतना झूठा बोलने वाला व्यक्ति इतना लोकप्रिय कैसा होता है, यही सवाल मेरे सामने है। मैंने कहा सर, हम लोग पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में होते थे तो विदर्भ से किसानों की आत्महत्या की खबर आती थी परेशानियों से, लेकिन पिछले कुछ सालों से तो कुछ आई नहीं। तो क्या सब कुछ अब सही हो गया है वहां पर? साहब, सिर्फ विदर्भ में आत्महत्या नहीं हो रही। मैं आज सुन रहा था जो गुजरात में आंदोलन चल रहा है, वहां का किसान नेता कह रहा था कि पिछले 3 साल में गुजरात में 6,400 किसानों ने आत्महत्या की है। अब बताइए आप, गुजरात के किसान को दिन में बिजली नहीं मिलती, वो रात को बिजली उसको मिलती है, तो रात को खेत में वो पानी देने के लिए जाता है, बड़े बड़े बूट पहन के जाता है, क्योंकि जानवर रह सकते खेत में। तो ये मोदी जी का गुजरात है, जहां 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 11 साल के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है। इसलिए मैं दूसरा सवाल मोदी जी को पूछता हूँ, यहां नहीं पूछ रहा हूँ, उनको चिट्ठी लिख के पूछा हूं कि मोदी जी आप हिंदू हिंदू करते हो, है ना? 25 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, 11 साल से आप दिल्ली में हो, तो हमको इतना तो नम्रता से बता दीजिए कि गुजरात के हिंदू मजदूर की आपने कितनी मजदूरी बढ़ाई। ये कल मैं गुजरात में बोल के आया हूं, और एक अखबार ने तो हेडलाइन छाप दी है। मुझे बड़ा लगा कि चलो गुजरात में थोड़ा डर कम हो रहा है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं ना, मेरे को लगता है आत्महत्या, देखिए मैंने मनमोहन सिंह जी के सामने भाई साहब 2006 में कहा था कि आत्महत्या इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत छोटा सा वो है, होल एग्रीकल्चर इज इन क्राइसिस। और मैंने उस समय मनमोहन सिंह जी को कहा था, मैंने कहा मुझे माफ करना, पर जो किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, क्या वो अच्छी जिंदगी जी रहा है क्या? मैंने कहा प्लीज बेयर विथ मी, ही इज जस्ट लिविंग बिकॉज ही इज नॉट डाइंग। वो मर नहीं रहा इसलिए जिंदा है। और मालूम है मनमोहन सिंह जी सीरियस हो गए थे। मैंने मनमोहन सिंह जी के सामने जो सवाल किया था वही जो मोदी जी को आज कर रहा हूं, कि गरीब को अनाज सस्ता मिलना चाहिए, विरोध नहीं है, और अनाज पैदा करने वाले ने गरीब को रहना चाहिए। और मालूम है मनमोहन सिंह जी ऐसे व्यक्ति ने इसका पॉजिटिव जवाब दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा आपको क्या समझता, आप ये कर रहे हैं हम वो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा आप सही कर रहे हैं, मैं दिल्ली जाके कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष को बुलाकर उनसे बात करता हूँ। और देखिए उन्होंने किया। वो मैं मनमोहन सिंह जी की वकीली नहीं कर रहा हूं, पर मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट को ये ध्यान में आया, पी साईनाथ जैसे लोगों ने उनको जो सलाह दी उससे भी, कि देखिए आप गांव में जाके जरा देखिए क्या हाल है। इसलिए वो मेरे गांव में आने थे। मेरे गांव में आने का कारण क्या है, मेरे को तो जानते नहीं थे वो, पी साईनाथ ने रिकमेंड किया उनको। मनमोहन सिंह जी को ये ध्यान में आ गया था एज ए इकोनॉमिस्ट कि आफ्टर लिबरलाइजेशन, आफ्टर 1991 जो इकोनॉमिक पॉलिसीज देश में आई है, उससे गांव और शहर का अंतर बढ़ रहा है, और इसलिए वो कम करना चाहिए, और इसलिए गांव में सरकार ने पैसा पंप करना चाहिए। तो देखिए आप, मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 1 के आखिरी में 3 महत्व के निर्णय लिए थे, जिसके माध्यम से उन्होंने गांव में पैसा पंप करना शुरू किया था। वो 3 निर्णय ये थे, एक तो उन्होंने मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू की थी, है ना? दूसरा, उन्होंने 70,000 करोड़ की पूरे देश के किसानों की कर्ज माफ की थी। किसानों का कर्ज माफ हो गया तो बैंकों को नया कर्ज देना पड़ा, तो गांव में पैसा गया।
तीसरा, उन्होंने 28 से 50% सभी फसलों की एमएसपी एक रात में बढ़ा दी थी। हम विदर्भ मराठवाड़ा के किसान जो आत्महत्या के लिए मशहूर हो गए थे, 2,000 रुपए का कपास की एमएसपी 3,000 कर दी रात भर में। पर बाद में हुआ क्या कि यूपीए 2 में वो कर नहीं पाए, क्योंकि फिर भाजपा वाले ने महंगाई महंगाई के नाम से, सुषमा स्वराज जी भी कांधे का ये पहन के आंदोलन कर रही थी। रघुराम राजन जैसे ने उनको कहा कि इस तरह की एमएसपी बढ़ाओगे तो दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। मिल मालिक जाके बैठ गए कि ऐसे कपास के दाम बढ़ाओगे तो हम एक्सपोर्ट कैसा करेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि यूपीए 2 में मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कर पाए, फिर अर्बन डोमिनेंस आ गया कि 2% 5% ही दाम बढ़े, और उसका ही एडवांटेज नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लिया, ये कहकर कि मनमोहन सिंह सरकार की नीति मर जवान मर किसान थी, मैं सत्ता में आऊंगा तो जय जवान जय किसान करूंगा, आपको पूरे खर्चे पर 50% मुनाफा जोड़कर फसल के दाम दूंगा, फिर क्यों आत्महत्या करेगा किसान। और किसान कहता था नहीं करेगा नहीं करेगा। किया क्या मोदी जी ने 11 साल में? एक भी वादा पूरा किया क्या? वो हर समय गोल पोस्ट बदलते रहे। कभी कहते हैं कि आमदनी दुगनी, फिर कहते हैं आमदनी दुगनी तो फिर 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि ले लो, वो भी 2019 में दिया, उसमें अभी एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं है, जबकि इनके खुद के महंगाई भत्ते बढ़ गए। तो ये जो है ना, मुझे लगता है कि इन सब चीजों को ये नई नई घोषणाएं कर कर अंडर कारपेट कर देते हैं, और वो किसान इसलिए ज्यादा परेशान है कि घोषणा तो होती है पर हमारे पल्ले कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा ही ये 31,000 करोड़ का पैकेज है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मोदी जी ने तो अभी तक कुछ भी घोषणा नहीं की दिल्ली से। अब ये सरकार कह रही है कि हम वो रियम्बर्स कर लेंगे। अरे क्या नाटक चल रहा है समझ में आता है। डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन के सरकार में अगर ये हालत है तो कहाँ किसान जाएगा न्याय मांगने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें वक्त दिया, बात को रखा। जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, द स्वतंत्र के दर्शकों को? नहीं, मैं मोदी जी की यही गोल पोस्ट की बात आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मोदी जी ने जी। नया शिकोपा छोड़ दिया हम सबके लिए। वो विकसित भारत का सपना बता रहे हैं, बिल्कुल। है ना। 2047 में विकसित भारत, सब नए बच्चे सुन रहे, हाँ विकसित भारत विकसित भारत, अब वही चल रहा है सब तरफ। और विकसित भारत है ना, क्या विकसित देश की परिभाषा क्या है? तो ऐसा कहते हैं कि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यानी विकसित देश, है ना। तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखा, ये भी हवा में नहीं है, बिल्कुल बाकायदा उनको रजिस्टर स्पीड पोस्ट चिट्ठी भेजा और यहाँ के अखबार में छपी है वो, कि आप 2047 का विकसित भारत का सपना बता रहे हो। आज अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ऑलरेडी है। आज अमेरिका में 1 घंटे की मजदूरी 8 से 10 डॉलर है, यानी कम से कम 800 रुपए 1 घंटे की मजदूरी। तो मैंने मोदी जी को पूछा कि क्या 2047 में हमारे देश के मजदूर को, असंगठित कामगार को, बुनकर को, कारीगर को ये मजदूरी मिलेगी क्या 2047 में? और ये मजदूरी मिलेगी इसके लिए अभी से आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, ये बताएंगे क्या? और ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि देखिए 2026 में 8वां वेतन आयोग आने वाला है ना। उसमें 2.5 से 3 गुना हर वेतन आयोग में वो जो फिटमेंट फैक्टर है उसके हिसाब से मजदूरी बढ़ती है। 5वें का 2,500 रुपए, 6वें का 7,000 रुपए, 7वें का 18,000 रुपए, अब होगा 45,000 रुपए 2026 में। फिर 2036 में आएगा 9वां वेतन आयोग, तो ये 45 के होंगे 1.5 लाख रुपए महीने के, है ना। और 46 में आएगा 10वां वेतन आयोग, तो 46 में होंगे 4.5 लाख रुपए। तो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, तब तो चपरासी 4.5 लाख रुपए महीने में पहुंच जाएगा। तो हमारा किसान कहाँ रहेगा, मजदूर कहाँ रहेगा, असंगठित कामगार कहाँ रहेगा? इसलिए मैंने मोदी जी को ये सवाल पूछा है। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को विनंती करता हूं कि मेरी ये बात अगर आपको जचती है तो आप सब मोदी जी को चिट्ठी लिखकर ये सवाल पूछिए कि जरा इसका जवाब तो बताइए कि विकसित भारत 30 ट्रिलियन डॉलर का होगा, तब अमेरिका में आज 8 से 10 डॉलर 1 घंटे की मजदूरी है,
तो 47 में यहाँ के असंगठित कामगारों को 8 से 10 डॉलर प्रति घंटे के मिलेंगे क्या? तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा ना। प्रभु रामचंद्र इनको सद्बुद्धि दे, यही अपन प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे चलते चलते ये मोदी जी ने कभी चिट्ठी का कोई जवाब आया आपके पास? जी नहीं साहब, वो उनके इस पे डाल देते हैं पोर्टल पे, कुछ तो भी ऐसा मैसेज आता है कि आपकी चिट्ठी को डिस्पोज कर दी गई है। अब मेरे को देखना नहीं आता है वहां पर। मैं एक बार मुझे फोन आया तो मैंने कहा मुझे हार्ड कॉपी भेज दो ना जवाब की। चलिए सर, उम्मीद है कि चिट्ठी का जवाब आएगा और इसी तरह से आगे भी चर्चाओं के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्वतंत्र के लिए टाइम दिया। बहुत तो बहुत दोस्त अपने धन्यवाद। दोस्त हैदराबाद नकवी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया। चलिए, तो अपने नमस्कार। दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ और ऐसे ही देश के किसी मुद्दे के साथ, वो मुद्दे जो आप तक, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते, उनको हम चाहेंगे कि आपको समझ में आए। तो इसके लिए स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।